बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आज मेरे ख्याल से मेरा जो पैनल है, इससे अच्छा पैनल पहले कभी नहीं होगा। पाकिस्तान के जितने भी टेलीविजन है, मैं ये बात कह सकता हूं आजिज़ी के साथ, और इस बात पर फख्र कर सकता हूं कि आज हमारे साथ जो तज्ज़ियाकार हैं, ऐसा पैनल आपने कम देखा होगा। रसूल बख्श रईस साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ तज्ज़ियाकार और उस्ताद भी हैं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, इस वक्त हर कोई इनके बारे में जानना भी चाहता है, इनको सुनना भी चाहता है, जो मौजूदा हालात रहे पाक भारत जंग के साथ, और उसके बाद अब ईरान और इसराइल की जंग के बारे में भी ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े एक्सपर्ट हम देख रहे हैं इनको। आमिर खाकमानी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राइटर हैं, किताबें लिख चुके, और आप इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, पाकिस्तान के बड़े अखबारात में लिखते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, सर आपसे आगाज करते हैं। ईरान इसराइल की जंग, आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल को भी सरप्राइज मिला है? वो नहीं समझ रहे थे कि ईरान इतनी देर तक रेजिस्ट करेगा? देखिए, ये कहना कि अमेरिका को कुछ पता नहीं था और अचानक इसराइल ने हमला किया, ये गलत है। जो मीडिया के ऊपर बयानात आते हैं उनके ऊपर आप कभी ना जाए, हक़ाइक़ को देखें कि मनसूबाबंदी अगर इसराइल करता है तो उसकी खबर अमेरिका के इंटेलिजेंस को होती है, उनकी आशीर्वाद हासिल रही है। और जो हमले हैं वो करने में भी ताउन है, अमेरिका की तरफ से ताउन है कि ये नहीं है कि अमेरिकी बराह रास्त मुलविस नहीं है, वो कई सूरतों में मुलविस हैं, सामने नज़र नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ इजराइल की जंग नहीं है, ये अमेरिका की है, ये मगरब की जंग है ईरान के खिलाफ, और वो सारे इकट्ठे हैं। आप देखें कि जो एक डर्टी बयान जर्मनी के चांसलर ने दिया है, मर्ज ने, तो मर्ज साहब ये कहते हैं कि जो इजराइल है वो एक डर्टी काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है हम सब के लिए। अच्छा, सबसे मुराद क्या है जी? अमेरिका है, मगरब नेटो के इत्तेहादी ममालिक है और मगरब है। तो वो दो काम करना चाहते थे बड़े अरसे से। एक ये कि वहाँ की रजीम को, इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया जाए, और दूसरी तरफ से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिस हालत में भी है उसको तबाह किया जाए। अब ये भी सामने रखें एक बात कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये 2-4 हफ्ते पहले की बात है, एक रिपोर्ट दी कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा जी। उसका कोई इरादा नहीं, कोई तैयारी नहीं, और अगर बनाना भी चाहे तो उसको कम से कम 3 साल लगेंगे। ठीक। और दूसरी जानिब आप देखें कि 1992 से नेतन्याहू जब पार्लियामान के इजराइल के मेंबर थे तो एक हियरिंग थी सेनेट कमेटी के सामने अमेरिका में जी। उसने वो नक्शे और बम और हर चीज बना के उन सबको बता रहा है 1992 में कि ईरान को बस 2-1 साल चाहिए सिर्फ बम बनाने के लिए, अगर अभी ना रोका तो फिर ईरान एक जौहरी ताकत बन जाएगी। ठीक। ये 35 साल से एक ही आदमी एक ही बात कह रहा है कि बस ये चंद महीने की बात है ऐसी, और अभी भी उन्होंने यही कुछ कहा, उसका नतीजा वही निकलेगा। आपने देखा कि जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ इन्होंने जंग जारी की तो उस वक्त क्या कह रहे थे कि जिन्होंने केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स छुपाए हुए हैं, और ये इनके पास केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको हमने खत्म ना किया तो ये सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ठीक। आखिर में क्या निकला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये दुनिया की तारीख में फिर एक बार सामने आएगा वही कुछ होने ईरान के पास प्रोग्राम जरूर था इब्तदाई मराहिल में है, कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन उनके पास बम बनाने तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। और अभी जो कुछ कर दिया है इजराइल ने अमेरिका की मुआवनत से और मगरब की तायद से, उससे तो मुझे नहीं लगता कि वो बम बना सके। अब उनका मकसद ये है कि वहाँ की रजीम को खत्म किया जाए और तबाह किया जाए। और इसके लिए आप एक चीज ध्यान में बात करना चाह रहे हैं
जी जी, मैं चाह रहा हूँ जी दूसरे भी गेस्ट को हम लाएं और यहीं से फिर मैं आपके पास आऊंगा कि रिजीम चेंज की जो बात हो रही है। खालिद चिश्ती साहब, अब क्या ऑप्शंस है ईरान के पास? अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, आज एक सजील मिसाइल का भी उन्होंने अटैक किया है और जहां वो कहते हैं वहां वो अटैक कर लेते हैं, लेकिन वो कितने अरसे तक इस तरह कंटिन्यू रख सकता है? एयर पावर में तो वो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। और क्या ऑप्शंस फिर ईरान के पास हैं? बहुत शुक्रिया उसामा साहब मुझे इनवाइट करने का भी, और बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। देखिए, ऑप्शंस दोनों मुल्कों के पास कम होते जा रहे हैं डिफरेंट एंगल से। जहां तक मैं पहले इजराइल की बात कर लेता हूँ। इजराइल को जो एडवांटेज है और वॉर फाइटिंग, देखिए वॉर जो कल्मिनेशन होती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो वॉर कल्मिनेशन या टर्मिनेशन डिपेंडेंट होती है वॉर फाइटिंग स्टैमिना के ऊपर। और वॉर फाइटिंग स्टैमिना दो डिफरेंट जगहों पे होता है। एक तो मिलिट्री हार्डवेयर जो इजराइल के पास बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऑल आउट जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इजराइल की डिस्पोजल पर है। जो वॉर फाइटिंग स्टैमिना ईरान के पास है, उसके पास एक ही है, और वो है उसके लोग या उसकी रेजिलियंस या उसकी तहजीब जो इतने सालों से हम देख रहे हैं। जो मिलिट्री हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कोई शक नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा रेजिलियंस नहीं है फाइट बैक करने की हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउएवर दोनों को डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इजराइल को एडवांटेज टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने कहा, उसके बाद प्रिसीजन का है, उसके पास एयर सुप्रीमेसी है, सुपीरियरिटी से भी अगली कैटेगरी है, और कंट्रोल ऑफ द एयर है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने देखा कि वो जब मिलिट्री से उड़कर आते हैं उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो बहुत प्रिसाइज आते हैं, प्रिसीजन से आते हैं, पूरी उनके पास सैटेलाइट पिक्चर्स होती है, रियल लाइफ और रियल टाइम सिनेरियोज उनको पता होते हैं, और उस पर ये प्रिसीजन कर रहे हैं। जो इजराइल के खिलाफ ईरान का एडवांटेज क्या है? ईरान का एडवांटेज ये है कि ईरान 70 गुना बड़ा है इजराइल से, यानी 1/70 है इजराइल का। मैं रकबे की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन में तकरीबन 10 गुना छोटा है इजराइल, लेकिन रकबे में 70 गुना छोटा है। और आपके व्यूअर्स को और आसान करने के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान का 40वां हिस्सा है, यानी जो इजराइल की ज्योग्राफी है या रकबा है। और ये समझने के लिए कि फिर भी बताएं कि कितना बड़ा है, तो मैं जवाब दूंगा कि केपीके का चौथा हिस्सा है। ये रकबा है पूरा इजराइल का, जिसका मतलब ये है कि ईरान के लिए निस्बतन अपने से 70 गुना छोटी जो स्पेस है या रकबा है, उसको हिट करना निस्बतन आसान है। आपने नोट किया 6-7वें दिन रोजाना ईरान जो पेनिट्रेट कर पा रहा है मिसाइल्स और वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो चाहे 100 में से 25 गिरे, लेकिन 1 करोड़ की पॉपुलेशन, तकरीबन 90 लाख की पॉपुलेशन, और इतना छोटा एरिया जो मैंने अर्ज किया थोड़ी देर पहले आपको, उसके लिए ईरान के लिए बहुत आसान हो रहा है रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं, टू क्रिएट पैनिक और इनसिक्योरिटी और खौफ की फिजा पैदा करना इजराइल के आम लोगों के लिए। और ये भी ध्यान में रखिए उसामा साहब कि उनके लोगों को तो इसकी आदत ही इस तरह की जंग लड़ने की, और वो नहीं समझते, उन्होंने कभी देखा नहीं है कि अगर वॉर उन पर इम्पोज की जाए तो कैसी होती है, ग्रिड स्टेशन तबाह कर दिए जाए तो बिजली के बगैर कैसा होता है, हॉस्पिटल की सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो कैसा होता है, बंकर में सारी रातें गुजारने के बाद कैसा होता है, और ये फूड सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो क्या होता है, उनको नहीं पता। ये पहली दफा रियलाइज करा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ मैंने कहा उनका मिलिट्री हार्डवेयर स्टैमिना बहुत ज्यादा फाइटिंग के लिए, वॉर फाइटिंग के लिए, और इधर मेरा अपना ख्याल है कि उनका इधर स्टैमिना वॉर फाइटिंग ज्यादा नहीं है। और ये बड़ा मैटर करता है। जब विल टू फाइट किसी कौम की खत्म होती है तो आर्म फोर्सेस अकेली नहीं लड़ सकती। इसलिए दोनों मुल्कों को जल्दी है, ईरान को भी बहुत जल्दी है कि उसके पास वॉर स्टैमिना, उसकी स्टीम कम होती जा रही है, और इजराइल को ये है कि इससे पहले पब्लिक ओपिनियन इतनी खतरनाक या खौफनाक उसके खिलाफ हो जाए कि जंग हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से रोकनी पड़े, ठीक उनको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी है। ठीक, और यही वजह है शायद आपको खाकवानी साहब के इजराइल का दबाव या अमेरिका के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो बराह रास्त इसमें शामिल हो जाए। जिस तरह रसूल बख्श साहब ने कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की फुल सपोर्ट है, लेकिन उसका अपना असला बराह रास्त खुद आकर वो इस्तेमाल कर रहा है, अपने फौजी अपनी एयर पावर को, उसको भी करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा प्लान पूरा तैयार है, लेकिन अभी हम खामेनेई साहब को अभी नहीं निशाना बना रहे, वरना हम किसी वक्त भी बना सकते हैं। और वो कह रहे हैं बंकर्स तक हम लेकर जाएंगे, B-52 बॉम्बर लेकर आएंगे, तो अमेरिका को भी कूदना पड़ रहा है यहाँ पर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हालात उस तरफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि अमेरिकन पर्सनैलिटीज की किलिंग की बजाय, मतलब खामेनेई साहब जो किसी और पे अटैक करने के बजाय ये काम वो इसराइल से ही करवाएंगे या उनसे कोशिश करवाएंगे। और अमेरिकन मेरे ख्याल में बाद में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है खासतौर पे, वो एक जो उनका खासा बहुत नीचे करके है, जहाँ आसान नहीं है इसराइल के लिए बम्बार्डमेंट करना, 5 मंजिला जो उससे भी नीचे जो उनका फर्दू का शायद नाम है उसका, तो वहां पे शायद मेरे ख्याल में अमेरिकन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा था, पहले सवाल के मैं जा रहा था
इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने बहुत एक लंबा रिसर्च वर्क और बहुत सारा मुखबर बनाए, एजेंट बनाए, नेटवर्क बनाया, और पहले दिन, जंग के पहले दिन तो उसने बिल्कुल लगा था जिस तरह की एक बाजी बिल्कुल मार दी है, जहाँ पे पूरी पासदारान की भी और पूरी मिलिट्री लीडरशिप उनकी ऑलमोस्ट उड़ गई, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी, और बहुत सारे जो ड्रोन अटैक अंदर से हुए और बहुत सारे मसाइल से लग रहा था कि बहुत सालों से बहुत मेहनत करके वो जिस तरह इसराइलियों का खास एक तरीका है, जिस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह को भी खत्म किया, अंदर को उसके पेनिट्रेशन किए, तो वो एक तरफ इस किस्म का, इस लेवल का जाके काम और सारा वो चीजें, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल ही इंतहाई यानी बेखबर है ईरानी कल्चर, ईरानी सोसाइटी से, ईरानी कौम की नफ्सियात से। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइली जो हुक्मरान उनके नेतन्याहू अपील कर रहे हैं ईरानी अवाम से कि आप इस जो रजीम है वहां पे उसके खिलाफ बगावत कर दें। यानी वो इतने एक अहमक आदमी है, अहमक जरा सख्त लफ्ज होगा शायद, इतने नासमझ है कि उनको ये नहीं पता कि इसराइल की तरफ से किसी ऐसी अपील पे कौन सा ईरानी, यानी एक ईरान एक बाहर एक खुददार कौम है, जिस तरह अभी उन्होंने रिकमंडर साहब ने कहा, एक तवील अरसे से जंगों में इन्वॉल्व रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के नेशनलिस्ट हैं। ईरानी बहुत जबरदस्त कौम परस्ती की इनकी एक तारीख है और ज़ाहिर है बहादुर कौम है, तो वो इसराइल के कहने पे कैसे वो तब्दील आई आ सकती है और इस तरह करके बगावत हो सकती है, या ये कहना कि भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना कि लोग शहरी तेहरान से छोड़ के चले जाएं। अब उनको नहीं पता कि ईरान का एक पूरी एक लेगेसी है और उनकी एक मतलब कह लें जो रोल मॉडल है वो करबला से इस्तारा पूरा लेते हैं और उसको लेके चलते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में शायद किसी भी मुस्लिम मुल्क में सबसे ज्यादा ईरान में इसको लेके चला जाता है, जिसमें शहादत की एक बहुत उसका एक तकद्दुस है और उसका एक रोमांटिसिज्म है, उसके हवाले से ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा शहादत को सब चीजों करते हैं। तो वो भी कुछ लोग यकीनन जाएंगे जो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल शहर खाली कर देंगे। या मतलब मैं हैरान इस बात की इसराइलियों को ईरानी सकाफत या ईरानी कौम जो उससे यानी कई बहुत बुनियादी चीजों से भी बेखबर है, और ये बेखबरी की वजह से, और मेरा ख्याल है उनको शायद ये भी अंदाजा नहीं था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का इस हद तक इफेक्टिव मिसाइल होने का, क्योंकि ईरान ने बहरहाल बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया। और बीच में हमने देखा पिछले साल 1.5 साल में जो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी और 2-3 मौके हुए जब ईरान पे अटैक हुआ था, ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो बहुत ही कमजोर सा था, या उन्होंने उस वक्त जो जिस तरह के मिसाइल फेंके वो इंटरसेप्ट हो गया, और बल्कि बाज़ औक़ात तो हमने देखा कि लोगों ने उनका तमस्कर ही उड़ाया। खुद हमारे अपने मुस्लिम मुल्कों में से भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्या उन्होंने किया, और ईरानियों ने सब्र से काम लिया, हालांकि वो होता तो शायद उसमें गुस्से में आके रिएक्ट करता। तो अब उन्होंने अपने निकाले हैं और ऐसे मिसाइल बहरहाल वो फेंक रहे हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं, जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। और हालांकि 3-4 उनके लेयर्स हैं, थर्ड से लेकर उनका आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, और भी 2-3 उनके डिफेंस सिस्टम है, उसके बावजूद भी वो सारे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे और गिर रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं। और बल्कि अब जो आज जो उन्होंने सजील का भी तजर्बा किया है और कुछ और मिसाइल ऐसे तो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी कुछ 1-2 और मिसाइल भी इनके पास हैं जो शायद वो ईरानी कह रहे हैं कि ज्यादा तबाहकुन होंगे। बाद जंगों में आप दावे भी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो, तो इससे मतलब है कि वो इस मामले में भी अंदाजा नहीं कर सके, मिसकैलकुलेट। सही, उनसे मिसकैलकुलेशन नहीं है। शायद अंदाजा नहीं होगा कि इजराइल की पहले ही हमले में हमारी बिल्कुल जो पहली बिल्कुल सफेबल की लीडरशिप इतनी डैमेज हो जाएगी, लेकिन इजराइल ने भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया है। अफगानिस्तान, आपकी बात इस तरह भी दुरुस्त है कि इस्राइल 12 कह चुका कि हमने उनकी रेजिस्टेंस खत्म कर दी है, या अब वो अटैक नहीं कर सकते, या उनके रडार सिस्टम सब खत्म कर दिया, उसके बावजूद मिसाइल अटैक हो रहे हैं। रसूल बख्श साहब, वो जो बात आप फरमा रहे थे रजीम चेंज की, तो 2 मिसालें, एक तो अफगानिस्तान की है, वहां पर जिस तरह का अमेरिका चाहता था वो नहीं हासिल हो सका, दूसरी तरफ इराक और दीगर जगहों पर वहां उन्होंने रजीम चेंज करवा लिया और अपनी तर्ज की हुकूमत जिस तरह की वो चाहते थे बना ली, वहां बेसिस भी हासिल कर ली इराक में। लेकिन अगर रजीम चेंज हो जाता है तो फिर क्या होगा? खाना जंगी, लाखों पासदाना इनकलाब के लोग किधर जाएंगे? दीगर जो कम्युनिटी है 9 करोड़ आबादी, उनमें से कई लोग फिर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फौज में से लोग चले जाएंगे, और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई खाना जंगी वहां पर शुरू हो जाती है, एक रजीम आती है जिसको कबूल नहीं करती वहां की बहुत एक बड़ी तादाद, तो फिर क्या होगा सर? देखिए, रजीम चेंज का तरीक़ाकार क्या होगा कि माजी में उनका क्या रहा है कि आपने देखा कि लीबिया में क्या किया, इराक में क्या किया, कि उन्होंने आर्म फोर्सेस को तबाह किया, इंटेलिजेंस को, पुलिस को, रियासत को, वो इदारे जो कायम रखते हैं और मौसर करते हैं, जिनसे कि रियासत के अमल की ताबीर होती है, जिसमें हुकूमत और हर किस्म के इदारे होते हैं, आप उनको तबाह कर देते हैं। उनमें ना लोग होते हैं, ना इमारतें होती हैं,
ना कोई कम्युनिकेशन गवर्नेंस का सिस्टम होता है, तो उससे माशरे के अंदर अनारकी पैदा होती है। उस अनारकी में ये लोगों की नफ्सियात है कि वो फिर अपने अपने वारलॉर्ड्स, अपने अपने ग्रोह बना देते हैं। देखिए, एक मिसाल तो अफगानिस्तान की है कि एक हिस्सा अमेरिकियों के साथ चला गया, उससे पहले एक हिस्सा रूसियों के साथ चला गया और दूसरे उनके खिलाफ लड़ते रहे। तो यहाँ भी यही होगा कि हो सकता है कि एक हिस्सा अमेरिका और इजराइल के साथ चला जाए जो पहले उन्होंने पैदा किया हुआ हो, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। ये नहीं है कि वहाँ पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, उसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये गजा को भी देख लें कि हमास 2 साल के बाद भी अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई, कि देखें कि आगे क्या होता है और यहाँ पे कितना देर तक वो ये बम्बारमेंट और ये तबाही वहाँ पे जारी रख सकेंगे। तो कोशिश उनकी यही है कि हालात ऐसे पैदा किए जाए कि लोग उठ खड़े हों और जो इस्लामी रियासत, इस्लामी हुकूमत है, उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। लेकिन उससे इंतशार पैदा होगा, अमन नहीं होगा, सलामती नहीं होगी। और अगर ईरान की फ्रेगमेंटेशन होती है तो उसमें जो एक कोर है पर्शियन स्पीकिंग लोगों की और एक पुरानी तहजीब है, उसमें एक जान है, एक मजबूती है। वो अब भी अपने अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे खड़े हैं कि हुकूमत के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती, न देगी कि वो फिर जारे कौमों के साथ, रियासतों के साथ खड़े हो जाएं और अपनी हुकूमत को गिराएं। ये ईरान का और अफगानिस्तान का ज़मीन आसमान का फर्क है कि अफगानों ने हमेशा जो जारे थे उनका साथ दिया, जिस तरह से रूसियों के आने के बाद हुकूमत बनी और चलती रही, और तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद जिस तरीके से, लेकिन ईरान की अभी तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी जो मज़ाहमत की तारीख है वो 100 साल पुरानी है। और 1921 में पहले जो हालात पैदा हुए तो कचार ख़ानदान की हुकूमत को ख़त्म किया, तो रज़ा खान जो रज़ा शाह पहलवी के फादर थे, मजलिस ने उनको, वो कमांडर इन चीफ से, तो उनको बादशाह मुकर्रर किया था, लेकिन लिमिटेड पावर के साथ। उनकी जो एक जमहूरियत की तारीख है वो 1905 में शुरू हुई। ये दुनिया मुसलमान ममालिक में से ईरान पहली रियासत था जहाँ पे कि आइन बना है, जहाँ पे कानून बना है, जहाँ पे इंतखाबात हुए हैं, जहाँ पे सियासी जमातों का रिवाज पड़ा है। तो उसकी पुरानी तारीख है मज़ाहमत की, कौमी शनाख्त की। तो अब भी वो मज़ाहमत किसी न किसी सूरत में जारी रहेगी। अच्छा, कमोडोर साहब ये फरमाएगा, खालिद चिश्ती साहब, कि ये आयरन डोम की मिथ कैसे टूट गई? वो तो आज से पहले हमने नहीं देखा ऐसा होते हुए, और फिर ऐसी तबाही इसराइल की पहले कभी नहीं देखी। वो तो इतना जबरदस्त उनका था, हमने देखा हमास की तरफ से अटैक होते थे या कुछ इस तरह का, पहले माजी में ईरान ने भी किए मिसाइल, कभी इस तरह की प्लांटेशन नहीं देखी। तो कम से कम ये तो हुआ कि वो जी हर तरह से हम महफूज हैं। अभी ईरान की तरफ से जो कहा गया कि जी हमने पहले वार्न किया था, असल तो अब हम अटैक करेंगे, और वो हुआ है। अब डेडलीस्ट अटैक अब होना शुरू हुए हैं, हलाकतें अब ज्यादा इसराइल की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम जो नीचे आप बंकर्स हैं वहां तक भी जा सकते हैं। उसामा साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दें कि मैं आपको एनवायरनमेंट अर्ज करूं कि जिस एनवायरनमेंट में इजरायली आए थे पहले दिन और आज तक भी आ रहे हैं, 200 जहाज आए थे। जो 200 जहाज आए थे ज़ाहिर है उसमें स्टेल्थ भी थे, दूसरे भी थे, और ऑब्वियसली उनको सैटेलाइट पिक्चर भी थी। और देर में रखिएगा कि ये 4500 किलोमीटर का आने जाने का सफर बनता है, जिसके अंदर दरमियान में जरूर रिफ्यूलिंग हुई होगी। इजराइल के पास तकरीबन 6 एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर हैं जो 200 जहाजों में पेट्रोल नहीं भर सकते हवा में, तो बहुत ज्यादा बाहर दूसरी भी हेल्प के लिए होगी। आते हुए जो शॉर्टेस्ट रूट बनता है टू ईरान फ्रॉम इजराइल, वो बनता है जॉर्डन और इराक के रास्ते से। अगर वो उस रास्ते से आए हैं तो वहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, बल्कि है फैसिलिटेशन की गई। अब आप देखिए कि मैं ये क्यों कंपेयर किया है कि इजराइल किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, और अब ईरान का एनवायरनमेंट ये है कि जब यहाँ से ये ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं तो इराक से ऑनवर्ड इंटरसेप्शन शुरू होती है, जॉर्डन पर इंटरसेप्शन शुरू होती है, एंड देन इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम एक्शन में आता है। जैसे व्हाट्सएप कह रहे थे कि उसके 4 इनवर्ड लेयर्स हैं, 4 लेयर्स समझ लें। पहला उनके पास है जो स्पेस ऑनवर्ड जो वेपन्स फायर होते हैं,
जो एरो 2 एरो 3 है उनको अप्लाई करता है। एरो 3 है, फिर एरो 2 है जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लो ऑल्टीट्यूड के लिए है, फिर डेविड स्लिंग है। ये 3 से जब इनसे भी गुजर जाता है तो फिर बारी आती है आयरन डोम की। ये बुनियादी तौर पर इजराइल का अपना क्रिएटेड है एक वेपन सिस्टम जो है, जो अमेरिका ने भी लिया और मुल्कों ने भी लिया है, लेकिन मेनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दूसरी चीजों पर इजराइल ने खुद बनाया है। ये 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक आने वाले किसी टारगेट को हिट करता है। और मैं पहले कैपेबिलिटी शेयर कर रहा हूँ कि पता लगे कि ईरान किस एनवायरनमेंट में फायर कर रहा है। ये इतना इंटेलिजेंट इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम है कि अगर ये आने वाले मिसाइल को ये सस्पेक्ट करे कि ये खुले खेतों में गिरेगा या ओपन फिजा में जाकर या किसी डेजर्ट में गिरेगा, तो उस पर अपना मिसाइल जाया नहीं करना, उसकी ट्रैजेक्टरी देख लेता है कि ये कहाँ गिरेगा, तो फिर ये फायर करता है इंटेलिजेंटली। दैट मींस ये उसी को डिसाइड करता है जिसकी डेवास्टेशन का लाइकली ज्यादा हो। और मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसके मुताबिक इजराइल को रोजाना की बुनियाद पर $280 मिलियन इनकी फायरिंग पर खर्च करने पड़ रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम। और वो इस वजह से इजराइल खुद कह रहा है कि हमने 100 में से हम कोई 10-20 आ सकते हैं और बाकी हम इंटरसेप्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट ऐसे तो नहीं होते, ये बहुत महंगा मिसाइल है जो सरफेस से वापस फायर बैक किया जाता है, इसीलिए इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है जो क्रेडिट जो आप शुरू में दे रहा आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ है, वो क्रेडिट ये है कि ईरानियों ने कैसे मैनेज किया कि पेनिट्रेट कर पाए। जाहिर है ये इनकी नेटवर्किंग या इंटेलिजेंस ईरान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी जैमिंग या काउंटर या एजिलिटी ऑफ द मिसाइल इन्होंने जरूर बिल्ट इन की है अपने मिसाइल सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं, आज से जीत मारा है और दूसरे हो सकता है और अनफोल्ड हो। ये इनको पता था कि ये आयरन डोम इंटरसेप्ट करेगा, उनको ये सारे जो मैंने आपको डिफेंस नेटवर्क एरो 2 एरो 3 और डेविड स्लिंग जो इंटरसेप्ट करेंगे, इसका मतलब है इन्होंने इंटेलिजेंटली फोर्सी किया है, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की है कि या उसको ऐसा स्टेल्थ फीचर दे दिए जाए या डिसेप्शन टेक्निक दी जाए या उसकी एजिलिटी या मैन्यूवरेबिलिटी इतनी शार्प या फास्ट रखी जाए, क्योंकि ये वेपन्स मार्क 3 या 4 पर फायर ट्रैवल कर रहे हैं। मार्क 3 मतलब होता है मार्क 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, जो तकरीबन 1100 किलोमीटर होती है। तो आप सोचें ये 4000 किलोमीटर के करीब फायर स्पीड पर आ रहे होते हैं, अरे को इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं होता। तो इस बैकग्राउंड में देखें तो ये काफी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान की कि चाहे वो 20% आए या 30% आए, ये सब बहस नहीं है। जितने गिर रहे हैं उन्होंने बहुत सीरियस इनसिक्योरिटी और खौफ पैदा किया इजरायली लोगों में भी और जाहिर है ग्राउंड पर जो भी फाइट करने वाले। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जनाब खालिद चिश्ती साहब। चूंकि आपकी मसरूफियत है, आपसे मैंने कमिट किया था कि हम आपको जल्द जो है वो आप जा सकेंगे हमारे प्रोग्राम से, आपका शुक्रिया। लेकिन ब्रेक है चुके, तो ब्रेक के बाद रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ हैं और आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? पहले अफगानिस्तान का बॉर्डर इनसिक्योर है, भारत हमारा दुश्मन, अभी जंग देखी हमने। अब ईरान का बॉर्डर अगर खुदा न खास्ता इनसिक्योर हो जाता है, वहां पर कोई हालात इस तरह के बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद आमिर खाकवानी साहब। हम देख रहे हैं कि इसराइल चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए, वहां उनकी तर्ज की कोई हुकूमत आ जाए जो उनकी हिमायती हो। लेकिन मसला अब यह है कि जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ एक कारपेट बॉम्बिंग की सी सूरत हाल देखी, 80,000 लोगों को शहीद कर दिया। इस तरह की बॉम्बिंग अभी हम नहीं देख रहे। क्या इसकी वजह यह है कि दो धारी तलवार है, ज्यादा बॉम्बिंग करेंगे तो जिस तरह रसूल बख्श रईस साहब और आपने तारीख भी बताई है, तो फिर ईरानी कौम 9 करोड़ लोग हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, गमों गुस्सा बढ़ जाएगा, ये हमारा तो कत्लेआम कर रहे हैं। अब भी बहुत तादाद में शहादतें हुई हैं, तो उनके लिए इसराइल के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि वो ये चीज बेच सकें इन लोगों को कि जी देखिए हम तो ये एक रजीम चेंज किया, अंदर से ही लोग आ गए हैं। उनको तो पूरी कौम 9 करोड़ लोग बागी के तौर पर देखेंगे कि ये हमारे लोग नहीं है, जिन लोगों ने हमें मारा, शहीद किया, हमारे बच्चों को, औरतों को, तो हम कैसे ये कबूल कर लें? तो ये भी तो एक इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है। आप ठीक कह रहे हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसा अभी रसूल रईस साहब ने अफगानिस्तान का भी कहा। अफगानिस्तान में भी ये बात ज़ाहिर है, हम सब जानते हैं कि खासतौर पर नॉर्दर्न अलायंस की, शमाली इत्तेहाद की जब तालिबान हुकूमत खत्म हुई थी तो फौज थी उसमें, और उसने जाके ही आगे जाके चीजों को कंट्रोल किया। अब ईरान में भी ये देखना ये होगा ना कि अगर रिजीम, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले तो मेरा ख्याल है इतना आसानी से ये गिरना मुमकिन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हो भी तो बहरहाल कोई एक यानी ग्राउंड फोर्स चाहिए ना आपको, जो आपकी कंट्रोल करे, कब्जा करे। अब अफगानिस्तान वाले केस में तो अमेरिकन फौज आ गई थी ना, यानी बिल्कुल उनके जमीन पर आ गई थी। तो यहाँ पे कौन होगी? इसराइली फौज तो ज़ाहिर है, इसराइल के बीच में तो काफी लंबा एरिया 1000 किलोमीटर का पड़ रहा है, बीच में जॉर्डन पड़ रहा है, इराक पड़ रहा है, तो वो तो नहीं ना। और अमेरिकन भी, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में
तो जब अभी वो इतनी लंबी जंग से निकले हैं, वो बिल्कुल जंग में फंसना तो नहीं चाहेंगे। बम्बारमेंट करना एक और चीज है, लेकिन ये करना मुमकिन नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि शाह जो रजा शाह पहलवी का जो उनका बेटा जो अचानक ही नुमदार हो गया और अचानक नुमाया हो गया, मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंस या उसका कोई ऐसी असलियत मौजूद है। और ईरान में एक और फैक्टर है जो बड़ा अहम है, जो लीबिया में नहीं था, जो अफगानिस्तान में नहीं था, वो शिया उलमा की अहमियत ईरानी सोसाइटी में। मतलब सैयद अली खामनाई सिर्फ रहबर इनकलाब नहीं है, वो मर्जा तकलीद है। और वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी और दुनिया के बहुत से मुल्कों में, मेरा ख्याल है शायद करोड़ों में कम से कम लोग होंगे या कई मिलियन ऐसे लोग हैं जो उनको तकलीद, उनको फॉलो करते हैं फिकही तौर पे। और इसके अलावा भी जो मुमताज जो शिया उलमा है कई, यानी ईरान में कई मर्जा तकलीद हैं, या इराक में जैसे सिस्तानी साहब की भी उनका जो भी वो भी कोई भी मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रोमिनेंट शिया आलिम, शिया स्कॉलर को मर्जा तकलीद जो है वो इसराइली गासिब फौज को या उनके हक में कोई बात करेगा या इस रिजीम को हटाने की बात करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अफगानिस्तान में तो हम जानते हैं ना कि वहां पे पश्तून तालिबान थे, पश्तून कंधारी खासतौर पर डोमिनेंट थे, और उनके खिलाफ उज़्बेक और ताजिक और वहां पे हजारा और ये सारी शिकायत मौजूद थी। नर्दल जो आके जो बाद में उन्होंने डोमिनेट कर लिया। ईरान में तो उस तरह का नहीं है, जो तकसीम है भी छोटी, बहुत छोटी है, बहुत मतलब वो बहुत ही एक नॉमिनल सी है वहां पे। कुछ थोड़े से ब्लोच हैं या कुछ बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो जो मेजॉरिटी है वो उस तरह की उनमें लिसानी या इस तरह का भी नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि। और ये अलबत्ता है कि हमने देखा है माजी में कि वहां पे पॉलिटिकल तहरीकें चलती रही हैं, रिफॉर्मर वहां पे जो एक वहां पे पॉलिटिकल सेटअप में भी जब उनके इलेक्शन होते हैं उसमें भी वो कुछ लोग यकीनन हैं, और वो एक जमाने में तो खासी बड़े भी हो गए थे, बड़े बड़े जलसे तेहरान में हमने 10-12 साल पहले देखे कि हुए थे इस तरह के। तो वो उनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन वो जो ईरानी नेशनलिज्म से, मतलब उनके इनका रजीम से, आयतुल्लाह और पासदारान इनकलाब और ऐसे तो उनके रिजर्वेशन या उनकी शिकायत हो सकती है, लेकिन ये कि पूरा ईरान पे और सरेंडर ईरान कर जाए और आगे इसराइल या प्रो इसराइली या एक शाह की हुकूमत डोमिनेट कर जाए आगे दोबारा से, वो मुझे काफी सारे सीरियस डाउट है। तो मुझे लगता है कि रजीम चेंज इतना आसान नहीं है। ये ठीक है कि वो उनको जिस तरह सुबह रईस साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि जो इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट अदारे जो एक तरह के बाइंडिंग फोर्स होते हैं, इंटेलिजेंस के, पुलिस के या पासदारान के, मिलिट्री के, बाकी जगहों पे कम्युनिकेशन के सारे, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस तरह की। लेकिन अब उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ईरानी माशरे में ये आसान नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कमजोर हो जाएगी, इनको कमजोर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म कर दिया जाए, या जो कोशिशें कर रही है उनकी, या ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर बाद में अमेरिकन को इन्वॉल्व करना पड़ा, उसके जरिए रिएक्टर सारे तबाह कर दिए जाए। और शायद अभी मुझे लगता है कि अमेरिकन ऐसा नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई अंदाजा नहीं कर किया जा सकता। खामनाई साहब को अगर हिट करने का खुदा न खास्ता हुआ तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन के वो मुज़मरात हाँ जी, और सिर्फ ईरान में नहीं, जी बिल्कुल सही आपने, पूरे आलम इस्लाम में और खित्ते में खास तौर पर। रसूल बख्श रईस साहब, ये जो हम इराक और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ फैक्टर्स हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। इराक में भी इत्तेहादी ममालिक बाकायदा साथ शामिल हुए थे और कोई इस तरह की रेजिस्टेंस इराक कर ही नहीं सका था जो हम अभी ईरान की तरफ से देख रहे हैं कि मिसाइल जाकर लग रहे हैं। यहां तो अभी फिलहाल इसराइल है, आपने सही कहा, पूरी तरह से अमेरिका उसके साथ है, लेकिन बरह रास्त उस तरह अपनी फौज नहीं भी तक लाया। और अफगानिस्तान में तो कौम मुत्तहिदा के लेवल तक कितने ममालिक थे, शायद 50 के लगभग ममालिक थे, फिर एक एक करके निकलते चले गए, आखिर में अमेरिका तनहा रह गया था। वरना इराक में, अफगानिस्तान में भी इस तरह नहीं हमने देखा कि इसराइल है और वो अटैक करता जा रहा है और सिर्फ बाकी पीछे खड़े उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकायदा उनकी अपनी फौजें, एयर पावर, हर चीज इन्वॉल्व थी तब। ठीक है, यहाँ ईरान में क्या सूरत हाल बनती है, हर मुल्क बिल्कुल उसका एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका माजी अलग होता है, उसकी सियासी सकाफत मुख्तलिफ होती है, तारीखें मुख्तलिफ होती हैं। कुछ के बारे में मसलन जो मजहबी रहनुमा है उनका जो मकाम है ईरान के अंदर वो इतना बड़ा है कि माजी में भी उन्होंने मज़ाहमत की शमा रोशन रखी, और आप कितना को आप ठिकाने लगाने की, शहीद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो इस वक्त उनका जो हदफ है वो पासदारान इनकलाब है, अल-कुद्स फोर्स है, कि वो इदारे हैं जो रहबर के साथ एफिलिएटेड है या उनके साथ चलती है, एक हुकूमत उनकी है।
और असल हुकूमत। दूसरी तरफ जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, गालिबन उनमें से एलिमेंट्स को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि जब रजा शाह पहलवी को वापस ले आए थे, मुसद्दिक ने उनको निकाल दिया था 1953 में, वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। जब वापस लाए थे वहाँ पे जो साजिश की गई थी CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से, तो उन्होंने फौज को ही इस्तेमाल किया था और फौज ही उनको लेके आई थी, और फौज को भी फिर बाद में वो इस्तेमाल करते रहे उनके इक़्तिदार की तवालत में और उनके खिलाफ जो मज़ामत थी उनको ख़त्म करने के लिए। तो जाहिर है कि कुछ बेचैनी ज़रूर है जो रजीम है उसके खिलाफ, और वो जो मिजाज है मुआशरे का, वो मज़हबी उलमा की अक़ीदत अपनी जगह पे ज़रा वो हमारी निस्बत इतना ज़्यादा कतामत पसंदाना नहीं है जितना कि ईरान के, जितना पाकिस्तान में वहाँ पे नहीं है। तो वो कई चीज़ें वो देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी मनसूबाबंदी कई दहाइयों से हो रही थी इस इनकलाब को और इस रियासत को ख़त्म करने के लिए। अगले 2-4 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह आज अभी बात की है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे देर हो गई है, लेकिन देखते हैं कि वो अगर व्हाइट हाउस में आते हैं तो हम देख लेंगे क्या बात होती है। तो इसके थ्रू बातें कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं और ईरान की अपनी भी कोशिश है कि कोई ऐसा मुआहदा हो जाए, और शायद वो ऐसा मुआहदा करने पर भी तैयार हो जाए जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेसिटी जिस तरीके से वो पहले वो ओबामा के साथ एग्रीमेंट किया था उसमें रखी थी, उसकी इस्तेदाद और उससे भी कहीं नीचे आ जाए। वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और कंप्रोमाइज़ करना इस सूरत में कोई मायूब नहीं होगा। अगर वो करते हैं तो वो रजीम बच जाएगी, लेकिन कमज़ोर ज़रूर होगी। और फिर अंदर से देखें कि उसके खिलाफ कोई तारीख चलती है नहीं चलती है। और लेकिन यह है कि जो मुआहदा होगा सिर्फ वो जौहरी हथियारों के हवाले से नहीं होगा, उसमें काफ़ी एलिमेंट्स है, काफ़ी पेचीदा सिचुएशन है। देखें कि अब हर चीज़ का फैसला देखें कि मुसलमान ममालिक के हाथ में नहीं, OIC के हाथ में नहीं, यूरोपियन ममालिक के हाथ में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के हाथ में नहीं, ये अमेरिका के सदर के हाथ में है। और उनका एक पालतू मुल्क है और एक पालतू किस्म की वहाँ पे क़यादत है जिसके हाथ में ईरान की तकदीर है इस वक्त। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईरान की कौमी अहमियत और मज़ामत और उसकी तारीख को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। खाकनी साहब, जंग में मईशत का बड़ा अहम किरदार होता है और जंगों से मईशत मुतासिर होती है। अमेरिका का एडवांटेज ये रहा कि अभी भी उसने कोई जंग अपनी सरजमीन पर ही नहीं लड़ी, ये उसका एडवांटेज। कहीं दूर कहीं और बरे आज़म में जाके बल्कि कई जंगें हुई हैं, लेकिन यहाँ जो नुकसान है इसराइल अकेले तो नहीं उसको बर्दाश्त कर सकता। और ट्रंप बड़े सेंसिटिव हैं कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है अमेरिका का। वो तो कह रहे थे हम यूक्रेन का उतना साथ नहीं देंगे, अरबों डॉलर पहले दे चुके हैं, अफगानिस्तान में हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया हो गए। तो एक एक दिन में अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये जो नुकसान हो रहा है, ज़ाहिर है ईरान की तो अपनी जगह जो नुकसानात हैं, लेकिन बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मेरा ख्याल है नुकसान ट्रंप साहब जो है ना यूरोपीय लीडरों से पूरे करवाएंगे। आपने देखा नहीं कि यूरोप इस मामले में तो अभी इन्होंने जर्मनी का भी रईस साहब ने मिसाल दी थी, उनकी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ये कुछ ज्यादा ही काबिले हुए। मतलब मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये यूरोप को लग रहा है कि ये एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है जिससे अमेरिका के साथ हम दोबारा पहले की तरह शीरो शक्कर जिसे कहते हैं ना वो हो सकते हैं। तो इनसे पैसे भरवाएंगे ट्रंप साहब को तो उनके लिए। और वेस्ट में क्या उनके लिए मसले इसराइल में नुकसान तो हो रहे हैं, ज़ाहिर माली भी हो रहे हैं और चीजें भी होंगी, बल्कि मुमकिन है मुझे तो लग रहा है कि अब उसके बाद वो अपने एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो चंद मिसाइल जो पेनिट्रेट करते रहते हैं इसको भी किस तरह रोका जाए या क्या इसके लिए हो सके। तो वो तो खैर कुछ ना कुछ उसका होगा ही। अब असल में जो सारा ये है यही अगले चंद दिनों में देखना ही होगा कि ईरानी की भी रेजिस्टेंस भी कितने की और उनके पास मिसाइल कितने बचे हुए हैं। असल में ना ये भी एक नया काम हो रहा है। आमतौर पे जब जहाँ इस तरह की सुपर पावर से कोई टकराता है या किस तरह की वियतनाम में या जो दूसरी अफगानिस्तान में जब जहाँ भी मिसालें हों तो वहां पे कहीं ना कहीं पर कुछ लोग कुछ मुल्क जो है उनको मदद करते हैं। और वो यहाँ पे अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अंदाजा नहीं है कि चीन मतलब इस पोजिशन में है या नहीं है जब वो अपने आप को
चीनियों को अपना जो कि एक एजेंडा होता है वो लॉन्ग टर्म देखते हैं और अपने फाइनेंशियल मामला को ज्यादा देख रहे होते हैं। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान में ये कामयाब हो जाते हैं, इसराइल की यानी अमेरिकन प्लान कामयाब हो जाता है, तो मिडिल ईस्ट तो बिल्कुल पूरा उनके कंट्रोल में आ जाएगा ना। मिडिल ईस्ट में कौन बचेगा? रेजिस्टेंस तो चीन के लिए, रशिया के लिए तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। ये देखो ना, लीबिया को, इराक को, शाम को और मिस्र तो ऑलरेडी उनके पास है, गाजा भी बिल्कुल, हमास का भी बिल्कुल एक सफाया हो गया, लबनान का भी बिल्कुल वो मैनेज हो गया। तो बाकी जो अरब मुल्क हैं वो तो वैसे ही हम सब जानते ही हैं किस तरह वो उनके साथ हैं। तो बाकी क्या छोटा सा यमन बचेगा, तो यमन हौसियों की क्या मतलब कितनी है, उसके बाद अगले अटैक में वो हौसियों पर पूरा चढ़ाई करके उनको भी कमजोर कर देंगे। तो पूरा मिडिल ईस्ट पूरा साफ हो जाएगा, पूरा अमेरिका का एक डोमिनेट पूरा यानी पूरा मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। खुदा से ईरान भी इसमें सरेंडर कर जाए, हारता है। अब ये देखना होगा कि चीनियों के लिए खासतौर पे चाइना या रशिया जो है वो इसको किस तरह देखेंगी। लेकिन उसमें ये भी बेहतर कि अपने रशिया के अपने यूक्रेन में इतना फंसा हुआ, इतने मसाइल हैं, और चाइनीज भी जो कि अपने हवालों से चीजें देखते हैं। बहुत सारे मतलब बट से हमें नहीं पता कि वो कोई ईरान को मदद करने की पोजीशन में है नहीं है, उनको मिसाइल पहुंचा सकता नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल कम से कम पाकिस्तान तो बिल्कुल भी किसी किस्म में नहीं है। हाँ। और अभी आपने डिस्कस नहीं किया जो यहाँ पे व्हाइट हाउस में मुलाकात जो हुई, उसमें मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमारे मार्शल साहब ने एक स्टेटमेंट तो उन्होंने दी, और पाकिस्तानी हुकूमत बड़े बढ़ चढ़ के ईरान की हक में दे रही है, और बाद गुजरा तो बहुत ही मतलब खतरनाक हद तक आगे जाके बयान ख्वाजा आसिफ बरा और ख्वाजा साद रकीब तो खैर बाकायदा उस तरह की नहीं है, मैंने तो नहीं है सर, लेकिन बहरहाल वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दे रहे हैं कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी, शायद किसी के लिए भी इस वक्त उस तरह खुली मदद करना आसान नहीं है ईरान की। फिर अब देखना होगा कि ईरान के पास मिसाइल कितने बचे हुए हैं, और वो जो हर रोज आगे बम्बारमेंट करते हैं और मजीद कुछ चकाने तबाह कर देते हैं। अब वो बंकर तबाह करने की तरफ जा रहे होंगे, और खमनाई साहब की भी तरफ मेरे ख्याल में एक वो अटैक की खबर है कि उनपे किया है टारगेट करने के लिए। वो ऑप्शन महदूद करते जा रहे हैं के लिए, पासदारान को भी और जगहों में निशाना बना रहे हैं पूरा। अब ये देखना होगा कि ईरान, लेकिन इस सब का ईरान मिसाइल फेंक रहा है। आज जो उन्होंने हमला किया वो काफी बड़ा हमला है और काफी तबाही मची वहां पे, वो भी देखना होगा कि ईरान कितना कर पाता है। सही है। आखिर में रसूल बखरी साहब, ये आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं खाकवानी साहब की भी इस पर राय जानूंगा। एक तो पाकिस्तान का बॉर्डर पहले ही हम हर तरफ से इनसिक्योर हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी आप देख लीजिए, तो अगर यहां पर तब्दीली हुई तो पाकिस्तान के लिए क्या खतरात हैं? दूसरा ये कि ये भी तो हो सकता है कि नेतन्याहू से भी लोग तंग आ जाएं कि हम पर अटैक होते चले जा रहे हैं वो, और वहां भी हुकूमत बदल जाए, क्योंकि ट्रंप भी इसी नारे पर आए थे कि जी जंगों से निकलना है, जंगों से निकलना है। यहीं से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। अलग बात है कि अब सबसे बड़ी जंग उन्होंने खुद छेड़ दी है। तो इसराइल कम्युनिटी या उनके लोग भी तो तंग आ सकते हैं कि रोज बंकरों में जा रहे हैं, और उसके बावजूद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों पर आकर इस तरह इसराइल के ऊपर अटैक ईरान कर सकेगा। उनकी हुकूमत ने तो नहीं उसको इस पर आगाह किया था, कहा था कोई मसला नहीं, आयरन डोम है हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चन सर, पाकिस्तान और दूसरा ये कि नेतन्याहू के लिए अपनी हुकूमत बचाना। देखिए, पहले मैं नेतन्याहू से बात करता हूँ कि उनके खिलाफ कोई इतना बड़ी तारीख तो नहीं चल रही आवाम में, मुजाहरे होते रहे हैं, सारा कुछ होता रहे, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो वहाँ पे एक एलीट नेटवर्क है, वो एक की मेजोरिटी से भी 3-3, 4-4, 5-5 साल अपनी मुद्दत पूरी करती हैं। तो इसलिए फौरी तौर पर तो नहीं है, लेकिन यह है कि जब भी ये गजा की जंग ख़त्म हुई इंशाल्लाह किसी दिन, और ये ईरान की जंग ख़त्म हुई, तो आप नेतन्याहू को इक़्तिदार में नहीं देखेंगे। उसके खिलाफ इन दोनों जंगों के हवाले से बहुत नफरत है कि आखिर में लोग पूछेंगे कि आखिर आपने हासिल क्या किया है, तो उसका मुस्तकबिल तो काफ़ी मखदूश है। कि अगर दो कोलेटरल डैमेजेस हो सकते हैं ये इस जंग में, तो एक नेतन्याहू है जिसमें कि गजा का भी हिस्सा है, और दूसरा हो सकता है कि जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उसकी हैसियत वो ना रहे इस जंग के बाद जो इससे पहले थी। बाकी जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, यहाँ पे कोई महाजरीन नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से कि अफगानिस्तान के अंदर आए थे, वो वहाँ पे ही रहेंगे। दूसरा यह है कि ईरान की फ्रेगमेंटेशन से, के हिस्से बखरे होने से, जो हमें जो अलहदगी पसंद है और जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के अंदर, उसको हवा मिल सकती है, उसके बारे में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ज़ाहिर है कि जब वहाँ पे हुकूमत नहीं है जिससे बात करके हम उनका पता भी करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है और उनको कंट्रोल भी करते हैं, तो फिर एक स्टेटलेस सोसाइटी में
जो हर किस्म के लोग होते हैं, दहशतगर्द, खुसूसी तौर पे ड्रग डीलर्स, इस तरह क्रिमिनल इकोनॉमी के लोग होते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वो जो ताकत का खला है ईरान में, वो इतना नहीं होगा जितना कि आपने अफगानिस्तान या इराक में देखा है। उम्मीद है कि वो खला जल्दी पर हो जाएगा और हालात बेहतर होंगे, लेकिन हमें जाहिर है कि उस बारे में तशवीश ज़रूर होनी चाहिए और उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। सही है। लास्ट 2 मिनट्स हैं खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं फिर इसमें, और वही नेतन्याहू वाली बात? मेरा ख्याल ये है कि अभी अब हम बात कर रहा था जो मुलाकात की हमारे फील्ड मार्शल साहब की प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा अपना जो रिजर्वेशन जो पाकिस्तान की है तहफात, तो ये बुनियादी यही होगा कि अगर ये बॉर्डर, अगर पाक ईरान बॉर्डर अगर अनसेफ हो जाती है या वल्नरेबल हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए कितने मसाइल बढ़ जाएंगे। खासतौर पर हम जानते हैं कि BLA बलूचिस्तान में कितना ज्यादा मसाइल पैदा कर चुकी है और बहुत सारी और पेचीदगियां वहां पे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बहुत ही एक सीरियस मामला है, और पाकिस्तान की और पाकिस्तानी जो मनसूबा साज है उनकी शदीद कोशिश होगी कि ऐसा ना हो, ईरान के मामले में ऐसा ना हो। और मेरा तो ख्याल है अगर खुदा ना खासा हुआ तो अफगानिस्तान भी और बहुत से मुल्क मुतासर होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे मसाइल होंगे, ऐसा ना हो। अगर कमजोर हो जाती है हुकूमत ईरानी की, हुकूमत कमजोर हो जाती है तो उसके भी नुकसान होंगे। क्योंकि अभी हमने भी जो खबर आई है कि BLA के कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा या क्रैक डाउन देने करने के इशारे दिए, क्योंकि कुछ ये सारी में अफगानी भी असल में आजकल खबरें ज्यादा और फेक भी आ रही है, कोई मिक्स आ रही है, कोई ज्यादा अंदाजा नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल ये जो लोग जो पकड़े जा रहे हैं ईरान में मुखबर के तौर पे, उसमें कुछ अफगानियों के नाम भी आए हैं, कुछ इस तरह के बलोच BLA वगैरह के इस टाइप के कुछ लोगों के नाम भी आए। तो बहुत सारे अगर यही रिजीम ईरानी रिजीम रहती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशन ज्यादा बेहतर होगा। सही है। और शायद वो हमने जो मादी में कुछ शिकायतें ईरान से रही भी हैं, मुझे ये लगता है, मतलब मेरा एक अंदाजा है कि वो चीजें बेहतर होंगी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, जनाब रसूल बख्श शरीफ साहब, आपने वक्त दिया। जंग होती ही इतनी अजीबोगरीब चीज़ है कि इसके बारे में कोई भी पेश गोई करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हालात बनेंगे। आप जंग का आगाज़ तो कर देते हैं, लेकिन इख्तिताम के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।